नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार ने वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें देश की तुलना में कृषि, उद्योग, सेवा समेत सभी क्षेत्रों में विकास दर ज्यादा अनुमानित है। मंत्री इसका पूरा श्रेय भूपेश सरकार की योजनाओं को दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार के इस आर्थिक सर्वेक्षण को झूठ का पुलिंदा बता रहा है। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के तीसरे दिन मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब तक 1,33,000 सालाना हो गई है। 2022-23 में राज्य की जीएसडीपी विकास दर 8% अनुमानित की गई है, जो देश की जीडीपी से 1% ज्यादा है। इसी तरह इस साल कृषि क्षेत्र की वृद्धि 5.93% अनुमानित है, जबकि देश की महज 3.45% है। उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 7.83% अनुमानित है, जबकि देश का 4.11% है। इसी तरह सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.21% अनुमानित है, जबकि देश का 9.14% है। बाजार मूल्य के मुताबिक पिछले साल की तुलना में स्टेट जीडीपी में 12.60% बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के मामले में छत्तीसगढ़ पीछे है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपए के मुकाबले छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपए है। देश में 13.7% की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के मुकाबले छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में 10.93% की बढ़ोतरी अनुमानित है। इसी वित्तीय वर्ष में राज्य की राजस्व प्राप्ति 89,073 करोड़ 25 लाख और राजस्व व्यय 88,371 करोड़ 61 लाख अनुमानित है। इसी तरह राजस्व घाटा 701 करोड़ 64 लाख अनुमानित है। मंत्री अमरजीत भगत विकास दर में वृद्धि का श्रेय भूपेश बघेल सरकार की योजना को दे रहे हैं। वहीं विपक्ष छत्तीसगढ़ सरकार के विकास दर के इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखती। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे खारिज कर दिया है। इस वर्ष विकास दर 8% होना अनुमानित है। छत्तीसगढ़ एवं भारत के जीडीपी विकास दर स्थिर भाव आधार 2011-12 पर तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ का विकास दर 8% एवं भारत सरकार का 7% है। ये सीधा हम तुलना कर सकते हैं कि भारत और छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और अंतर कितनी है। आज भी भारत में ज्यादा है लेकिन छत्तीसगढ़ के कम है। तो ये जो दिखाने का जो प्रयास किया गया है, ये केवल एक राजनीति है। और राजनीति के अलावा मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ आखिर इतने जब बता रहे हैं तो विकास की दिशा में आगे क्यों नहीं जा रही है। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो ध्वस्त हो रहा है, छत्तीसगढ़ में सड़कों का निर्माण हो नहीं रहा है और आवास बन नहीं पा रही है, पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं कुल मिलाकर के आप प्रति व्यक्ति में देखेंगे तो मैं कहता हूं आज भी भारत का बेहतर है। बहरहाल प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार अपनी किसान न्याय योजना में किसानों को फसल का अधिक दाम देकर, गोधन न्याय योजना में औद्योगिक पार्क के माध्यम से रोजगार पैदा कर तो भूमिहीन मजदूर योजना में मजदूरों को आर्थिक मदद देकर आर्थिक रूप से मजबूती देने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि अनुमानित विकास दर जमीन में कितनी खरी उतरती है। अंकिता शर्मा, एशियन न्यूज, रायपुर। कहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है, बजट के पहले पेश होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण राज्य के विकास का आईना होता है कि पिछले एक वर्ष में राज्य ने किस तरह से विकास किया। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन बंसाली जी और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी। आप दोनों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। नितिन जी, सबसे पहले जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसके हिसाब से आपको बधाई कि राज्य अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी ग्रोथ करता दिखाई दे रहा है। और मैं पिछले साल के आंकड़ों से अगर तुलना करूं
तो कृषि क्षेत्र की ग्रोथ फेनोमेनल दिखाई देती है। कृषि क्षेत्र में पिछले साल 3.88% ग्रोथ दर्ज की गई थी, जो इस साल 5.93% दिखाई दे रही है। जैसा कि सरकार का खुद का भी क्लेम है कि राष्ट्रीय औसत 3.45% से ये ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन इंडस्ट्री में वैसी ग्रोथ नहीं दिखाई देती। इंडस्ट्री में पिछली बार 15.44%, 15.44% वृद्धि थी, जो इस बार 7.83% दिखाई देती है। ये अंतर क्यों? देखिए, ये जो वृद्धि दिखाई दे रही है, ये सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं की, लोक कल्याणकारी कार्यों की वजह से है। ये साफ दिख रहा है। जैसा कि आपने कहा, कुछ लिख कर मैं भी लाया हूं, जो जानकारी मुझे विधानसभा से मिली कि जीएसडीपी विकास दर 8% 2022-23 की अमरजीत भगत जी ने भी अभी बताया, जो देश की जीडीपी से देश की जीडीपी 7% है, जिसमें 1% ये अधिक है। हम इसी तरह कृषि क्षेत्र की बात करें तो 5.9%, जबकि भारत की है 3.4%। यहाँ पर भी हम आगे हैं। उद्योग की आपने बात की अभय जी, उद्योग क्षेत्र में जो है वृद्धि हुई है 7.83%, जबकि देश की वृद्धि, देश का आंकड़ा देखें तो 4.11% है। इसी तरह सेवा क्षेत्र की वृद्धि की बात करें तो 9.21%, जबकि देश का 9.14% है। भाजपा शासन काल में जो छत्तीसगढ़ के आंकड़े थे 15 वर्षों के, उसको उठाकर देख लीजिए और इस 4 वर्षों के आंकड़ों की तुलना कर लीजिए, तो ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन किसान मजदूर योजना, इन सारी योजनाओं का लाभ जो है वो कहीं न कहीं आम जनता को मिला है, गरीबों को मिला है। गरीब, किसान, युवा, महिला, हर वर्ग को यहाँ पर फोकस किया गया है। उसी के नतीजे हैं कि आज छत्तीसगढ़ की जो जीएसडीपी है वो केंद्र की अर्थव्यवस्था से बेहतरीन स्थिति में है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को और प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए प्रवीण जी, क्या आप सहमत हैं कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो वाकई राज्य में हो रहे विकास, उसके औद्योगिक हो, चाहे सेवा क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, उसके विकास का आईना है? सर्वप्रथम मैं आपके सम्मानित दर्शकों को प्रणाम करता हूं, भारत माता की जय करता हूं, छत्तीसगढ़ माधारी की जय करता हूं। जैसा कि आंकड़े प्रस्तुत किए गए, आप ये क्यों नहीं कहते कि पर कैपिटा ग्रोथ जो थी राष्ट्रीय स्तर पर 13.6% है और यहाँ के सरकार में केवल 10.93%। पर कैपिटा इनकम नेशनल लेवल पर 1,70,620। तो बोले पूरा झूठ का पुलिंदा, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो? देखिए यही इनकी संस्कृति है। चलिए संस्कृति पर मैं इनको कुछ कहना चाहूंगा कि भूख लगना प्रकृति पर है। आज हम आर्थिक सर्वे पर बात करते हैं, संस्कृति पर चर्चा फिर करेंगे। मैं बात को मेरी सुन लीजिए कि भूख लगना प्रकृति है, छीन कर खाना विकृति है, किंतु मिल बांट कर खाना हमारी संस्कृति है। लेकिन कांग्रेस की संस्कृति क्या है? केवल और केवल राज्य की जनता का जो पैसा है उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से आपस में मिल बांट के खा रहे हैं, इसलिए इनके ईडी के छापे पड़ रहे हैं। और देखिए इनकी संस्कृति देखिए, मैंने इनके अवसर पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं की, और जब मेरी बारी आई तो ये बोलने के लिए अवसर नहीं दे पा रहे। इतने बड़े नेता जो कि नेता प्रतिपक्ष थे, अब तो आप नहीं तो है, बिल्कुल वो कुछ बोल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपका सुनने बचाव की कर क्षमता रहा था रखिए। उनके सुर से सुर मिलाओ, अपने सुर काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, जनता ने एक बार धोखा खा लिया है, दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। नितिन जी, बोलने का अवसर दीजिए। जनता ने एक बार धोखा खा लिया, दोबारा नहीं खाएंगे। 15 बार धोखा खाया, 15 बिल्कुल, आप 15 साल की तुलना कर लीजिए भाई। देखिए हमारी जब सरकार थी, जब रमन सिंह जब सत्ता में आया था, तब 12,000 पर कैपिटल इनकम थी। जब वो छोड़ के गए तो 92,000 थी। अगर हम इसको रियल टाइम में कहें तो लगभग 18% की वृद्धि है। और कांग्रेस सरकार में कितने रही? केवल और केवल 10%। तो बताइए वो 8% कहां गया? लेकिन प्रवीण जी, इसमें एक चीज हम सुविधाजनक तरीके से भूल जाते हैं, एक ऑप्टिमम कैपेसिटी जिसको कहते हैं। जब राज्य बना था तब वो उसकी उपेक्षा हुई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब बना था तो वो बना ही इसलिए था क्योंकि मध्य प्रदेश का एक दूर दराज का इलाका था और उसका जो समुचित विकास होना चाहिए था, वो एक बड़ा राज्य होने की वजह से उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो जिस समय आप सत्ता में आए उस समय राज्य के गठन को सिर्फ 3 ही साल हुए थे और राज्य का उस गति से विकास नहीं हो पाया था। इसलिए वो जो आंकड़ा है वो दिखता जरूर है, बहुत बड़ा है, मैं मानता हूं कि राज्य की प्रगति हुई उस दौरान 15 साल में, और इसलिए प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। लेकिन आप खुद चूंकि अर्थशास्त्र के जानकार हैं तो आप समझते हैं कि एक मैच्योर लेवल पर पहुंच जाने के बाद आप उसी गति से विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो बच्चों के ग्रोथ जैसी है, बचपन में आप खिलाते पिलाते जाएंगे, उसकी ग्रोथ हो जाएगी एक सर्टेन लिमिट के बाद। जैसा कि डॉक्टर खुद भी मानते हैं
हैं कि 80% ग्रोथ जो होती है बच्चे की, वो तो 2 साल की उम्र होते होते हो जाती है, बाकी वो बढ़ता रहता है जीवन भर। सर मैं कहना चाहूंगा जो आप जिस 2003 की बात कर रहे हैं, 2003 में है ना, 2004 से 14 तक केंद्र में किनकी सरकार थी आप देख लीजिएगा। सरकारों ने यहाँ की राज्य सरकार को कितना आवंटन किया, और उसके तुलना में आप मोदी सरकार के आने के बाद पिछले 4 साल के आंकड़े, जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी तब के आंकड़े बता रहा हूं कि ऑल टोटल 1,70,000 करोड़ यानी 1,70,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रति वर्ष 42,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ये देखिए, तुलना कर लीजिए आप। ये बड़े विवाद का विषय है प्रवीण जी, मैं समझता हूं नितिन जी इस पर जरूर बोलना चाहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार हर मंच से बकाया पैसे और राज्य के केंद्र के सहयोग न करने की बात उठाती है। नितिन जी, खाता न बही, साहू जी जो बोले सब सही। मुझे आज डिबेट में आने के बाद पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरीके से कैलकुलेटर और कंप्यूटरों के माध्यम से आंकड़ों का माया जाल खेलते हैं, ये मेरे छुपा नहीं है भाई। मैं भी एक व्यापारिक परिवार से हूँ, मेरे को इस चीज की जानकारी है। अच्छी तैयारी करके आए, काफी सारे कोई माया जाल नहीं करते। चर्चा का कोई माया जाल नहीं है। मैं बताना चाहूंगा आपको, जहाँ 14 लाख किसानों का धान बेचने में रजिस्टर हुआ था, रजिस्टर था आप लोगों के समय, अभी 25 लाख हो गया। कैसे हो गया भाई? माया जाल की आप बात लोग कर रहे हैं। धान की खरीदी किस दर में करते थे, हम किस दर में कर, ये गोबर इनके लोग भी बेच रहे हैं। गोधन निर्धारित करने वाले समिति के अध्यक्ष आदरणीय टीएस सिंहदेव जी थे। इनके भाजपा के 16 जुलाई 2022 को उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने पत्र में कहा आपका लाभ 8 लाख लोगों को घर नहीं दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। मैं अपनी बातों को दोबारा दोहराऊंगा, इनके चिल्लाने से सत्य नहीं छुप सकता। आदरणीय टीएस सिंहदेव जी जन घोषणा पत्र कांग्रेस के निर्धारण करने के अध्यक्ष थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने क्या कहा, हम तो चलिए 16 लाख कह रहे हैं, आपके ही मंत्री ने कहा कि 8 लाख लोगों को घर नहीं मिला। और यदि हम मान ले कि एक परिवार में यदि 4 लोग रहते हैं तो 32 लाख लोग बेघर हो गए हैं आपके कारण। जीएसटी का पैसा, मैं तो कहना चाहूंगा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक तरफ भूपेश बघेल जी और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव जी। और वर्तमान में आप देख सकते हैं, चाहे मोहन पीसीआर के साथियों से मैं आग्रह करूंगा एक अर्थशास्त्री को जरूर फोन लाइन पर जोड़ लें, क्योंकि मुझे लगता है हमारे जो दोनों राजनीतिक साथी हैं उनके साथ अगर एक अर्थशास्त्री अपना मंतव्य दे पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप जरूर प्रयास जारी रखें, मैं अपनी चर्चा जारी रखता हूं। बिल्कुल 22-23 में एजुकेशन पर 16,522 करोड़ सरकार ने आवंटित किए, बहुत अधिक राशि, सबसे अधिक राशि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। लेकिन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के हिसाब से छत्तीसगढ़, अरे भाई स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रोजेक्ट की देश उसी पर आ रहा हूं मैं छत्तीसगढ़ शिक्षा के पायदान में नीचे से तीसरा स्थान। अरे आप लोग अवार्ड क्यों दे रहे हो? आपकी केंद्र सरकार अवार्ड नहीं मिला है आपको, कोई अवार्ड नहीं मिला है। गोधन न्याय योजना की केंद्रीय संसदीय समिति क्या लोकसभा में अनुशंसा अधिक आवंटन और देश भर में होनी चाहिए। मोदी जी तारीफ कर चुके, नितिन गडकरी तारीफ कर चुके, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं भाई। आप कहां भ्रष्टाचार हुआ? चलो आप आंकड़ों के माया जाल में एक्सपर्ट हो, चलो बताओ कहां भ्रष्टाचार हुआ? ये बोलने से भ्रष्टाचार नहीं होता। चलो बताओ, मैं बता रहा हूं, बताओ 16,522 करोड़। नहीं 16,522 सरकार के रिपोर्ट जीरो आते हैं, ये नहीं मालूम है आपको? कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की हो? cg.gov.in पर ये आंकड़े हैं। ये .in ना, चलिए एक और महत्वपूर्ण विषय, एक और महत्वपूर्ण विषय नितिन जी, .in बताने की जनता सब समझती है केवल सरकार का अंतिम वर्ष है, काट के दोबारा नहीं चढ़ने वाली। एक बार धोखा खा लिए दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। नितिन जी एक और बड़ा मसला जिस पर विपक्ष अक्सर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, आज भी विधानसभा में यह मसला उठा था, इसलिए और मुख्यमंत्री ने चूंकि इसका जवाब भी दिया, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जो राज्य पर कर्ज का बोझ है इसको लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर होता है। उसका बीजेपी का कहना है कि राज्य की जो पूरी अगर हम देखें बजट है उसका 80% जो है वो कर्ज है, 82,125 करोड़ रुपया, ये आंकड़ा मुख्यमंत्री ने खुद दिया है। क्या आपको लगता है कि राज्य जो है कर्ज के बोझ तले दबा है? हमारा हक का जो पैसा होता है, राज्य सरकार के हक का पैसा जो लेने का निकल रहा है 30,000 करोड़ वो दे दे, नहीं दे रहे, इसलिए हमको कर्ज लेना पड़ा।
अब कर्ज ये नहीं लिए थे क्या? कर्ज ये भी लिए मैं थे। आपको बता कर्ज दूं आपको, कौन सा कर्ज राज्य को नहीं लेता? 15 साल में भाजपा सरकार ने 36,000 करोड़ केवल कर्ज लिया था और इन्होंने 4 वर्ष में आपने खुद आंकड़े बता दिए कितने हजार करोड़। ओ भाई साहू जी, कर्ज लिया ना, मैं बोल रहा हूँ ना, कर्ज लिया। विकास तो करते अडानी अंबानी और केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के कोई लिए यहाँ पर अडानी प्रदेश अंबानी के किसानों के लिए, उनके प्रदेश माध्यम के से युवाओं आप के अपने लिए, प्रदेश के नाकामी को भविष्य छुपा के रहे लिए, हैं। प्रदेश के 15 साल में विकास के लिए केवल हमने खर्च 36,000 किया है। करोड़ और आप 4 लोगों वर्ष के में जैसे 50,000 भ्रष्टाचार करोड़। के लिए नहीं, आप 15 साल और 4 साल को तुलना कर लीजिए, कोई काम नहीं किया आपने। ये बताइए कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर है? काल के दौरान कोई यहाँ पर हर कैपिटल व्यक्ति एक्सपेंडिचर कंगाल नहीं, हो कोई रहा निवेश नहीं है था, यहाँ हर पर, व्यक्ति कोई कमजोर हो रोजगार रहा नहीं है। था। उस समय चलिए ऐसी आपके कौन सी अखबार में योजना आपका थी कि छत्तीसगढ़ की अंबानी और आंकड़े अडानी आई की कि संपत्ति छत्तीसगढ़ में लगातार तेजी से 0.9% वृद्धि बेरोजगारी है। यदि उसी चल आंकड़े को प्रवीण जी, विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठाता है कि 80% जो है राज्य के बजट का जो है वो कर्ज है, तो ये एक बड़ा राज्य जो है कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है। विकास के बजाय हम जो है हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ चढ़ा देते हैं। खुद धर्मलाल कौशिक जी ने ही ये बात कही कि आय प्रति व्यक्ति जो वो 13,000 बढ़ी तो हर आदमी पर 35,000 का कर्ज भी है। लेकिन जो आंकड़े वो अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कोई अनोखी बात तो है नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य बजट का 80% कर्ज लिए बैठा है, तो आपके जो बीजेपी शासित राज्य हैं 4-5, उनका आंकड़ा भी दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में राज्य के बजट का 90% कर्ज है, गुजरात में 146% है, मध्य प्रदेश में 125%, कर्नाटक में भी आपकी ही सरकार है अभी 126%, और हरियाणा वहां आपकी सरकार खट्टर जी की वो तो 180% कर्ज लिए बैठी है। तो अगर कर्ज का बोझ है तो वो गलत कैसे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अन्य राज्यों से तुलना की जी। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। जब 15 साल यहाँ पर हम शासन कर रहे थे तो केवल 36,000 करोड़ था। आप चूंकि 36,000 करोड़ था। आप चूंकि मैं वही बता रहा हूं, देखिए इसलिए मैं आपको यहाँ की राय तुलना समझना करिए। चाहता हूं। यहाँ की तुलना 15 साल में 36,000 करोड़ और 4 साल में 50,000 करोड़ से अधिक। भाई कर्जा माफ किया, वो जो कर्जे में डुबा के रखा था क्या कर्जा माफ किया बताइए? कर्जा माफ किया किसानों आपके का कारण 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कोई किया। कर्जा माफ नहीं उसके किया। बाद महिलाएं आंदोलन पर बैठी है। आपके कारण, आपके नाकामी के कारण धरना स्थल छोटा पड़ गया है। धरना स्थल छोटा पड़ गया है। लोग आपसे इतना नाराज है, चाहे आम जनता हो चाहे सरकारी नौकरी क्यों ना हो, इतना वो त्रस्त हो चुका है कि उसके लिए धरना स्थल छोटा पड़ गया है। बताइए, धरना स्थल पर लोग इतनी भीड़ क्यों नहीं आते? आप ही की छोड़ी हुई हमारी कोई नीति नहीं है। प्रवीण जी, जब बीजेपी की सरकार ने सत्ता कांग्रेस को सौंपी थी 2018 में, तब भी जो राज्य पर कर्ज का आंकड़ा था वो भी आपको एक बार बताता हूं, क्योंकि आपको आंकड़ों का तो पता होगा ही। 41,695 करोड़ के कर्ज के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगर ये देखा जाए तो उसकी तुलना में जो है उसका ब्याज जो 460 करोड़ रुपए हर महीने ब्याज पटाना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर किसानों के हित में, आम जनता के हित में कर्ज लिया गया तो वो गलत था? देखिए, आप ही ने कहा कि 41,600 करोड़ का कर्ज लिया जी, उसको डिवाइड कर लीजिए, भाग दीजिए 15 साल से। चलिए, अनुमानित मैं मान लेता हूं कि 3,000 करोड़ प्रति वर्ष जी। लेकिन 4 सालों में सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कितना कर्ज लिया है? 50,000 करोड़ से अधिक, यानी 3,000 से लेकर सीधा 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ का लोन लिया। कौन सा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप कर दिया बताइए? कोई विकास काम नहीं, कोई यहाँ पर। मैंने आपको आंकड़े पहले बता दिए कि 4 साल काल में मोदी सरकार ने राज्य को 1,07,000 करोड़ दिया है, एवरेज 42,500 करोड़ दिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया? करोड़ का तो नान घोटाला कर दिया। ये देखिए, 55,121। देखिए, कांग्रेस का, प्रवीण जी, कांग्रेस का जो क्लेम है, कांग्रेस का क्लेम है कि 55,100 करोड़, 121 करोड़ रुपए उसे केंद्र सरकार से लेने, उसको ये बकाया कब मिलेगा? देखिए, ये कोई बकाया नहीं है। पहली बात तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी राशि बकाया रहती है वो एजी के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वहां पर राज्य सरकार केंद्र को प्रस्तुत करता है, और जितनी भी राशि थी वो लगभग मिल चुकी है। चाहे जीएसटी की बात करें चाहे कोई भी हो। अब जीएसटी पर आएंगे, कुछ दिन बाद जीएसटी पर आएंगे। जीएसटी के लगभग इसमें रॉयल्टी भी शामिल है, इसमें 11,000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनका पैसा भी शामिल है। मिल चुकी है, उसका तो हिसाब दीजिए। हिसाब दे रहे हैं ना भाई, हिसाब दीजिए। विधानसभा में बात करो, भाग क्यों जाते हो? कोई हम नहीं हिसाब भाग रहा है, देते हैं, चिल्ला करके भाग जाते हो। आपके मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया, ये बताइए मुझे। कुछ 14 बच्चे बताइए ना, ऐसा करोगे तो 5 नहीं बचेंगे। मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया बताइए? टीएस सिंहदेव जी सीएम की रेस में, बताइए क्या व्यतीत हो गए वो? आंतरिक मामला है। तो क्या वो कांग्रेस के नहीं है क्या? वो बताइए क्या वो? आपने कहा वो क्या वो आंतरिक मामला है? तो आपका कहने का मतलब क्या टीएस सिंहदेव जी कांग्रेस के विधायक नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है? बताइए सिंहदेव जी। नेता है,
वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं, सर्वमान्य नेता इस्तीफा देता है। प्रवीण जी, मुझे तो लगा था, नितिन जी, प्रवीण जी, केवल मुझे तो लगा था कि मैं आर्थिक मसले को लेकर बैठूंगा तो सियासी पारा चढ़ेगा नहीं, लेकिन साहब मैं भूल गया था कि विधानसभा चुनाव का साल है, सियासी पारे से हम बच कैसे सकते हैं। बहरहाल आप दोनों ने बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत अच्छी जानकारियां दी, लेकिन समय की कमी है इसलिए मुझे ये चर्चा यहीं खत्म करनी पड़ती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिबेट सेंट्रल के इस हिस्से में हम बात कर रहे थे राज्य के आर्थिक सर्वे की जो आज पेश किया गया है, और जिसमें सरकार ने यह दावा किया है कि राज्य के विकास की दर कई जगहों पर जो है केंद्र से भी बेहतर है। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।